एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। तो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा कितने? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा हमें 4। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैंड। लैंड क्या है? नेचर्स गिफ्ट टू मैन, कुदरत ने हमें दिया है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमें डायरेक्टली मिल गया है। दूसरा, इट इज फिक्स इन क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, घटती बढ़ती नहीं। घटने का सेंस मैंने जैसे बताया कि आपको घटे कैसे, जैसे एक बाप की 4 औलाद होगी तो उसके बीच में बंटवारा हो जाएगा, तो उसको घटना करेंगे, ओवरऑल क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना। नेक्स्ट क्या है? परमानेंट है ये। एंड द लास्ट वन इज मोबाइल, मोबिलिटी लैक करती है, मतलब इसको मूव नहीं करा सकते, इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, so it lacks mobility. It is these are the characteristics of first factors of production, that is land. Any confusion any of you? Okay, moving forward हम लोग देखेंगे लेबर। अब लेबर मतलब क्या होता है? अभी अभी जस्ट हम लोगों ने लेबर डे मनाया है। किस दिन था लेबर डे? बताओ। वेरी गुड, इट वॉज ऑन वेरी गुड, इट वॉज ऑन 1 मई। तो 1 मई को लेबर डे हम लोगों ने मनाया है। तो हम लोगों ने उस दिन करना क्या था भाई? हम लोग को लेबर के बारे में सोचना था कि लेबर क्या होता है, लेबर को थोड़ा ये देना था, सपोर्ट करना था। एनी वर्क वेदर मैनुअल और मेंटल विच इज अंडरटेकन फॉर ए मॉनिटरी कंसिडरेशन इज कॉल्ड लेबर। कोई भी ऐसा काम आप करते हो, वेदर पैसे की खातिर करो, ठीक है, मतलब पैसे की खातिर जो आप करते हो, मैनुअल करो या मेंटल करो। अब मैनुअल कौन करता है? जो आपको जो लेबर मजदूर वगैरह जो हम लोग कहते हैं वो मैनुअल करता है, ठीक है। दूसरा कौन करता है आपको? जो मेंटल वर्क जो करता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल वर्क करते हैं, तो वी आर कॉल्ड मेंटल लेबर। तो हम लोग क्या है? मेंटल वर्क करते हैं, दैट्स वी आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेबर, ठीक है। बट हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल वर्क करते हैं। एनी वर्क डन फॉर द सेक ऑफ प्लेजर और लव डज नॉट फॉल अंडर लेबर इज इन द इकोनॉमिक सेंस। और कभी कभी क्या होता है, जैसे घर में हमारी मम्मी है या फिर हमारी जो ग्रोन अप है उनकी वाइफ है या कोई भी कह लो, तो वो जो घर का काम करती हैं, ठीक है, दैट डज नॉट कम अंडर लेबर। वो लेबर में नहीं क्यों आता? क्योंकि वो क्यों कम काम करती हैं? वो काम करती है अंडर लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल लिविंग देयर। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके प्यार में वो काम करती हैं, उनको अच्छा लगता है उनके लिए वर्क करना। तो ये इकोनॉमिक सेंस में लेबर नहीं माना जाता है, ठीक है। So labor means worker or employer who is working under some firm or individual, whereas labor means the productive services given by laborer. तो लेबरर जब काम करता है, लेबर और लेबरर, लेबरर जो काम करे और लेबर जो काम किया गया, ठीक है। जैसे किसी ने खोदाई की, तो जिसने खोदाई की उसको कहेंगे लेबरर। इसकी स्पेलिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब जो काम करता है लेबरर कहलाता है, और लेबर वो क्या हो गया? उसने जो खोदाई की वो लेबर किया उसने, और जो काम किया उसने, मतलब लेबरर हैज डन द खोदाई, ठीक है, लेबरर हैज डन द खोदाई। तो लेबरर आपको क्या होगा? काम करने वाला, और जो काम किया गया मतलब जो काम मतलब क्या की? खुदाई की गई, ठीक है। ये खुदाई है, जुदाई मत समझ लेना, ठीक है। तो ये उसने क्या की? खुदाई की, ये आपको क्या होगा? उसका लेबर हुआ, और जो उसने काम किया ही इज कॉल्ड द लेबरर। जैसे क्रिकेटर होगा, जैसे ये समझ लो कि ये क्रिकेट हुआ और इसने खेला तो ये क्रिकेटर हुआ। तो ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग लेबरर लिखते ही नहीं है। तो अब नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। अब हम लोग देखेंगे लेबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज इनसेपरेबल, इट इज इनसेपरेबल किससे? फ्रॉम द लेबरर इटसेल्फ।
मतलब जो काम कर रहा है उसको आप चाहो कि उसको हटा दें, उसका लेबर ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका काम ले लें तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो फ्रॉम द लेबर इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर इटसेल्फ, ठीक है। जो लेबर जो काम कर रहा है बस उसका काम ले ले, उसको हटा दे, वो नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज टू सेल हिज लेबर इन पर्सन। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सेल करना पड़ेगा। इट हैज टू सेल लेबर इन पर्सन, मतलब उसकी अपनी बोली लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोली लगाई ना अपनी, लगाई कि नहीं लगाई, लगाई कि नहीं लगाई? आर यू देयर? आप लोग सुन रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? एम आई टीचिंग यू आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन? क्या मुझे आप लोग से बहुत उनसियत है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा, बोल दिए ना बाबू, अच्छी बात। बाबू लव एंड अफेक्शन है, वो भी एक रीज़न है, चलो ठीक है। लेकिन आज तुम लोग ने बोल दिए, जो जो मन में था बोल दिए, चलो ठीक है। खैर ये मैं एक्चुअली कहने का मकसद ये था कि जब आप लेबर करते हो तो अपने आप को आप सेल करते हो। तो आई हैव सोल्ड माई सेल्फ टू यू, मैंने अपने आप को सेल कर दिया है कि भाई चलो इतना रुपया बन दो, हमसे पढ़ लो, ठीक है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं भी लेबर कर रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो आई एम टीचिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। तो ये समझ लो कि लेबर का मतलब क्या होता है। सेकेंड, इट डज नॉट लास्ट, लेबर डज नॉट लास्ट, इट इज पेरिशेबल। मतलब कभी ना कभी वो बंदा थकेगा, ठीक है, पेरिशेबल। नेक्स्ट वन, ही हैज नो रिजर्व प्राइस, मतलब ऐसा नहीं होता है ही हैज टू एक्सेप्ट द वेजेस ऑफर्ड टू हिम, मेरा कोई रिजर्व प्राइस नहीं होता है जो भी लेबर करने वाला है। ही हैज नो रिजर्व प्राइस। सपोज कर लो कि मैंने कह लिया नहीं मैं इतना ही लूंगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है भाई, दूसरा बोला नहीं नहीं आओ मेरे यहाँ, मैं इतना ही में पढ़ा दूंगा, हो गया, मेरा तो बंटाधार हो गया। तो इसलिए कोई रिजर्व प्राइस रखना थोड़ी मुश्किलात का मतलब बात हो सकता है। उसमें बोलेगा भाई नहीं नहीं सर आप तो इतना ले रहे हो, वो तो इतना ही में पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी ना मैटर करता है, पहले तो आप देखते हो नहीं मुद्रा देखते हो, देंगे या वो इतने कम में पढ़ा रहे हैं उनके पास चलो। तो इसलिए ये कह सकते हैं ही हैज नो रिजर्व प्राइस, ठीक है। वो आपको मार्केट में जाके देखना पड़ता है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। इट हैज अ वेरी वीक बार्गेनिंग पावर, इट हैज अ वेरी वीक बार्गेनिंग। समझते हो ना तुम लोग की मम्मी के साथ अगर तुम लोग मार्केट गए होगे तो बार्गेनिंग किए होगे, हाँ? मम्मी के साथ कभी मार्केट गए हो? पापा तो हाँ नहीं गए, मम्मी के साथ कभी गया जाना तुम लोग? अगर नहीं गए हो तो आई होप कि गए होगे सब लोग। पापा के बहुत सारे पापा नहीं करते, बहुत सारे पापा बार्गेनिंग करना पसंद नहीं करते, लेकिन मम्मी ऑलमोस्ट करती है। अगर गया कोई सूट देखा है, बोला 400, सॉरी 400 मैंने बोल 1600, अरे भैया 1000 रुपये में दीजिएगा तो बोलिए, अब वो मनवा के लेके उठेंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द बार्गेनिंग पावर। तो ये जो लेबर का जो बार्गेनिंग पावर होता है काफ़ी वीक होता है, ठीक है। वो बंदा इस तरह से क्या कहते हैं, शॉपकीपर की तरह या फिर किसी सेलर की तरह या फिर कस्टमर की तरह बार्गेनिंग नहीं करे, नहीं इतना ही दूंगा, लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए, ठीक है। वो बेचारे को कमाना भी तो है, घर पे पैसा लेके जाना है, इसलिए उसका बहुत वीक बार्गेनिंग पावर होता है। There can be no rapid adjustment of the supply of labor to demand for it. Changes in the price of labor react rather curiously on its supply. और दूसरा क्या है कि बहुत रैपिड एडजस्टमेंट इसमें नहीं होता है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच वी, हाँ, जो कि मैं फिर से एक बार आपको बता दूं। पहला क्या है लेबर का, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर इटसेल्फ, मतलब आप अगर चाहो किसी बंदे से उसका लेबर ले ले कि नहीं तुम जो तुम्हारा काम अलग तुम अलग, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, इट हैज टू सेल हिज लेबर इन पर्सन, उसको अपने आप को सेल आउट करना पड़ता है कि मैं इतने में अवेलेबल हूँ, 300 में 400 में 350 में वॉट एवर जो भी इतने में अवेलेबल हो, हमसे काम आप ले सकते हो। तीसरा, इट इज पेरिशेबल, जैसे सब्जी वब्जी होता है पेरिशेबल, खत्म होने वाला, लास्ट लॉग नहीं करता है। एंड हिज नो रिजर्व प्राइस, मतलब ऐसा नहीं कह सकता है वो अपना फाइनल कह दे कि नहीं मैं 400 ही लूंगा, ठीक है, मैं इतने ही में काम करूंगा, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। विच इज द लास्ट पॉइंट, इट हैज अ वेरी वीक बार्गेनिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकता है। अगर वो बोल रहा है कि मैं 400 में करूंगा, वो अगला बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं 350 दूंगा,
तो वो बंदा, उसका चांस है कि वो मान ही जाएगा, क्योंकि उसे घर पे पैसा लेके जाना है, उसको घर भी चलाना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बार्गेनिंग कर ही लेता है। दैट्स व्हाई वी से कि लेबर हैज अ वेरी वीक बार्गेनिंग पावर। एनी कंफ्यूजन एनी ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल कैपिटल के बारे में। तुम लोग भी लेबर करते हो क्या घर में? अच्छा, फॉर लव एंड अफेक्शन, वेरी गुड। सो दैट इज नॉट कॉल्ड लव, दैट इज नॉट कॉल्ड लेबर। ठीक है, लेबर कब करोगे, कब होगा जब बोले पापा ठीक है ये कर दूंगा लेकिन मुझे इतना रुपये चाहिए, पापा मैं कर दूंगा बट मुझे ये ला के दीजिएगा। तो वो भी डिपेंड करता है, लेकिन वो तो लेबर नहीं कहा जाएगा, वो तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ही होता है। पापा भी खुशी खुशी देते हैं, बेटी भी खुशी खुशी डिमांड करती है, या बेटा भी। Here the next point is physical capital. So what is physical capital? सबसे पहले हम लोग जानेंगे, it refers to that part of man's wealth which is used in producing further wealth or which yields an income. वैसी चीज जिससे आपको फर्दर इनकम होता है, उसको हम लोग फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। कैपिटल जो कहा जाता है बेसिकली जो बिजनेसमैन होंगे, जिनका घर बिजनेसमैन वाला होगा, वो आप लोग जानते होंगे कि कैपिटल क्या होता है, पूंजी होता है। एक मिनट, इट सीम्स द वीडियो इज ब्लर टू यू। ऐसा है क्या, ब्लर दिख रहा है तुम लोगों को? क्योंकि एक्चुअली वेदर भी थोड़ा ब्लर हो गया है, तो हम लोग यार कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं इन सब वजहों के कारण। देखो कितने दिन में ठीक होता है, थोड़ा उम्मीद है ठीक हो जाएगा। तो फिजिकल कैपिटल मतलब क्या था? पूंजी। तो टर्म कैपिटल इज जनरली यूज्ड फॉर कैपिटल गुड्स, एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, टूल्स, एक्सेसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें फिर आपको फिजिकल कैपिटल में दो चीजें आती है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। एंड रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल का हम लोग पार्ट देखेंगे क्या क्या होता है। इसमें क्या क्या होता है आपको? अरे यार लगता है मेरा इंक खत्म हो गया, थोड़ा रुक जाना यार। अच्छा भाई, हो गया ठीक। फिजिकल कैपिटल में क्या होता है आपको? पहला, देन नेक्स्ट। फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन आते हैं भाई? टूल्स हो गया, मशीनरीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टूल्स हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। ये आपको क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल में आता है। दूसरा आपको क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल के बाद? वर्किंग कैपिटल, जो आपको जैसा नाम से लग रहा है कि वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या क्या होता है? अगर आपने कुछ इंडस्ट्री का सेटअप किया है तो वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल आपने लगा रखा है, बिल्डिंग, टूल्स, मशीनरी वगैरह बना लिया है, तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल्स। अब बताओ तो मेरे कोचिंग का रॉ मटेरियल्स क्या है? स्टूडेंट्स है, ठीक है। मतलब वो रॉ मेरे पास आते हैं। रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा। हम उन्हें पकाते इन द सेंस उन्हें क्या कहते हैं? उनको मैच्योर बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि दे मे लर्न समथिंग फ्रॉम मी, वो मेरे से कुछ लर्न कर सके। ठीक है, तो रॉ आते हैं और पक के जाते हैं।
सो अब बात आता है क्या लैंड एक कैपिटल है? लैंड को हम लोग कैपिटल कह सकते हैं? नहीं, लैंड को हम लोग कैपिटल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट इज़ नॉट मैन मेड। ठीक है, हम ये लैंड जो है ये फ्री गिफ्ट है नेचर का। कैपिटल वो होता है जो कि हम उस जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हमारा इसमें लैंड में हमारा कुछ भी नहीं है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिजिकल कैपिटल के कैसे दो पार्ट्स हैं। फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल हो गया, टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग्स होगी। आप समझ, अगर स्कूल है तो स्कूल की जो बिल्डिंग होगी वो फिक्स कैपिटल में होगी। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह का मशीनरी, अगर आरओ लगा हुआ है या बाकी जो सुविधाएं जो फैसिलिटीज़ दी गई वो आपको फिक्स कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में आपको जो रॉ मटेरियल्स होगी या जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सब को वर्किंग कैपिटल में होता है। So this is the third part of factors of production, that is physical capital. Now we will see the last one, entrepreneur. Entrepreneur को हम लोग दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। Next one is entrepreneur. So it is a person who undertakes risk and bear an uncertainty to produce a commodity. इसमें क्या होता है? ये एक पर्सन होता है। It is a person who bears risk. जैसे अगर सपोज को आपके पापा हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो चल ही जाए, और चल जाए तो पता नहीं जितना पूंजी लगा वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। सो इट इज़ अ पर्सन हु अंडरटेक्स रिस्क एंड बियर अनसर्टेनिटी टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी। सॉरी, हु अंडरटेक्स रिस्क, who undertakes risk and bears uncertainty. अनसर्टेन मतलब जो अनिश्चित हो, जो श्योर नहीं हो। ठीक है, अनसर्टेनिटी टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाना चाहता है तो वो जो उसको बनाने में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, और कैसे वो करेगा? इट कंबाइंस हिज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उस तरह से वो क्या करेगा? लेबर को किसको किसको कंबाइन करेगा? वो वर्क ऐसे ही नहीं करेगा। इज इट विजिबल ऑन द बोर्ड? विजिबल है? ओके, लेबर को, ओके, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये तीनों को मिला के ये काम करता है और अल्टीमेटली वो आपको रिस्क लेता है। कैसे रिस्क लेता है? तीनों चीज़, मतलब अगर एंटरप्रेन्योर नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, तो लेबर, लैंड, कैपिटल का रिजल्ट आपको नहीं निकल पाएगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। So it is a person who undertakes risk and bears uncertainty to produce the commodity. वो रिस्क लेता है और देखता है कि किस तरह से वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकता है और कितने प्रॉफिट उससे मिलते हैं, लॉस होता है, वॉटएवर, किस तरह से लेबर, लैंड और कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए। सो दैट इज फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 4 फैक्टर्स। अब हम लोग देखेंगे विलेज पालमपुर में क्या सिचुएशन था, क्या सिनेरियो था। ठीक है, देखो, विलेज पालमपुर, जैसा कि मैंने कहा है कि पालमपुर क्या है? सभी का विलेज है। सभी का विलेज कहने का मतलब कि सबका विलेज पालमपुर ही होता है। आपका जो भी विलेज हो पालमपुर है। यहाँ पर एक आइडियल सिचुएशन लिया गया है कि विलेज कैसा दिखता है। ठीक है, तो वी ऑल नो कि विलेज में फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी होती है।
ठीक है, या उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो यहाँ पर भी बालमपुर में भी फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पीपल, दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग एज फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। या तो ज़मीन है तो फार्मर्स की तरह काम करते हैं या फिर दूसरे के ज़मीनों पर जाके खटते हैं, ठीक है। लैंड इज फिक्स इन क्वांटिटी, और अगर वो ये काम नहीं करते तो छोटा मोटा हो सकता है कि किराने की दुकान छोटे मोटे खोल लिए होंगे, या फिर आपको अपना घर के बाहर में जो छोटी मोटी ज़मीन होगी उसमें उपजा करते होंगे, या मंडियों में सब्जी खरीद के बेचा करते होंगे। मतलब ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं उनका जो वर्क होता है वो बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। स्मॉल इंडस्ट्री भी वो चला सकते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी मेजर नहीं सोचते हैं। मेजर सोच सकते हैं कब, जब उनके पास पूंजी होगी, जो कि सिचुएशन उनके पास आता ही नहीं है। उनके पास ना पूंजी होती है, ना वो आगे बढ़ पाते। इस पे एक प्रोवर्ब है ना, कैसे राधा नाचेगी नहीं करके, क्या किसी को याद है? न एक मन होगा ना राधा नाचेंगी, किसी को याद है? मुझे बहुत अच्छा भी प्रोवर्ब याद आ रहा था, मिस कर रहे हैं। शिखा, डू यू रिमेम्बर? न एक मन ये होगा ना राधा नाचेंगी, इस तरह के कुछ है। नन ऑफ यू। खैर, यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि बेचारों के पास ना कभी पूंजी होती है, ना वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कुछ कर पाते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बाद छोटा छोटा अपना काम करते हैं, उसी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट उनको होती है, और समां वो अपनी लाइवलीहुड को जीते हैं। तुम लोग के मम्मी पापा को मालूम होगा राधा से रिलेटेड पता नहीं कौन सा प्रोवर्ब। यस, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। एग्जैक्टली। तो वो यही था कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो 9 मन तेल यहाँ पर क्या है कि ना बेचारे के पास पूंजी होगी, ना वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ना बड़ा बिजनेस हो पाएगा, ठीक है। तो यही सिचुएशन है गांव के लोगों का। तो अब एक और बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या जो जो लैंड जो फिक्स्ड है, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा भी है कि लैंड फिक्स है। तो ये जब फिक्स्ड है तो क्या इसमें कुछ किया जा सकता है जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाए? सर बिल्कुल किया जा सकता है। यस सर, कहा किया जा सकता है, जैसा मोहित ने भी किया। तो मॉडर्न मेथड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। इसमें हम लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। एक जगह पे एक से ज़्यादा क्रॉप लगा सकते हैं। बताओ तो इसमें कौन सा केस बताओ तो। गांव, अगर तुम लोग गांव वगैरह में कनेक्शन होगा तो जानते होगे। मल्टी क्रॉपिंग, एक दो फसल का नाम बताओ जो कि मल्टी क्रॉपिंग के थ्रू ग्रो किया जा सकता है। मेज एंड पोटैटो, वेरी गुड। और बताओ। पोटैटो एंड कैरोट, हाँ ये भी होता है। और बताओ। देखो आलू जैसे सब्जी में सबके साथ चला जाता है बेचारा बेचारा, इसी तरह खेत में भी सबके साथ उग जाता है। ये नहीं, सब्जी में नहीं होता है हर चीज़ के साथ आलू डाल दो, उसी तरह खेत में भी आलू किसी के साथ भी हो लेता है। तो आलू बहुत ही फ्रेंडली है, हम लोग को आलू की तरह ही होना चाहिए, नहीं। तो बी पोटैटो, बी पोलाइट। तो यहाँ पर था, हाँ भिंडी जो होता है, भिंडी किसी के साथ नहीं जाता है, भिंडी अकेले ही रहता है। खैर, तो HYV सीड्स हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। मल्टी क्रॉपिंग जो हम लोग कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग लिख दो, चूंकि ऊपर नीचे मैंने लिख दिया मल्टीपल क्रॉपिंग। सो डोंट बी भिंडी, भिंडी पलवल के साथ भी सब कुछ हो जाता है। खैर, तो इसके बाद एक चीज़ मेरी छूट गई। खरीफ और रबी सीजन था, ये मैं एक बार बता देता हूँ बस आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ज्योग्राफी में देखा होगा। खरीफ सीजन क्या होता है? जो ऑनसेट ऑफ मानसून के कारण के साथ होता है। जैसे अभी मानसून आने वाला है ना, तो उसके साथ जो आपको क्रॉप होता है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं, या फिर खरीफ सीजन में जो होता है। खरीफ सीजन में क्या होगा? ऑनसेट ऑफ मानसून के साथ, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, ये होता है खरीफ सीजन, ठीक है। और
जाहिर सी बात है अभी अगर लगाया जा रहा है तो अभी कौन कौन सा लगता है, एक आध नाम बताओ तो तुम लोग देखते हैं तुम लोग को पता है कि नहीं खरीफ सीजन में क्या लगता है। खरीफ क्रॉप कौन कहलाता है? पैडी। पैडी तो सबसे ज्यादा याद रहता है क्योंकि वो बात ध्यान में आती है कि भाई बारिश नहीं होती तो भाई धान नहीं लग पाता है क्योंकि उसको कीचड़ जैसा पानी चाहिए। ठीक है, तो पैडी, यस, पैडी है, जूट है, राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, पल्सेस वगैरह में आपको मूंग है, अरहर है, उड़द है, ये सब आपको खरीफ में है। और जाहिर सी बात अभी लगाएंगे तो आपको कटेगा कब? ऑन जब विंटर आएगा। तो विंटर कब? अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, अक्टूबर के अराउंड इसका इसका जो ये होता है हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग मतलब समझते हो ना आप लोग, कटाई। अभी सोइंग सीजन अभी है और उसके बाद फिर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। फिर जब उस टाइम हार्वेस्टिंग इसकी होगी तो फिर रबी सीजन कहलाएगा उस टाइम। और उस टाइम जो होगा विंटर वाले क्रॉप्स लगते हैं जैसे वीट वगैरह हो गया, जिसको रबी सीजन कहते हैं। उस टाइम रबी सीजन आ जाएगा, विंटर के मतलब मानसून के जाने के बाद जब विंटर की शुरुआत होती है। ठीक है, और उस टाइम जो लगता है वो आपको वीट वगैरह होता है। वीट हो गया, बार्ली हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, और सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल में। तो ये क्या होता है आपको? नवंबर में होता है। ये पॉइंट छूट गया था इसलिए मैंने बैक जाके फिर से बता दिया। ये आपको जून में होता है, तो जून से अक्टूबर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नवंबर से अप्रैल में तक होगा। मतलब अभी आपको ये फिर कटाई हुई होगी या हो रही होगी, जो भी हो। ऐसे क्लियर? तो खरीफ और रबी क्लियर है आपको? I got one message. Sir, your voice is not coming. Are you getting my voice? फैजान देख लो, शायद तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब बारिश हो रही है, तो हो सकता है वेदर कंडीशन के कारण भी प्रॉब्लम हो रहा होगा सर्टेन एरियाज में। ओके, हाँ, और इसके बाद एक और है, खरीफ और रबी के अलावा जो एक्स्ट्रा जो होता है ना उसको ज़ैद बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा है, ZAID, ज़ैद। ठीक है, ये क्या होता है? जो ब्रीफ पीरियड होता है खरीफ और रबी के बीच में, ठीक है, तो उस पीरियड में जो जो क्रॉप लग सकता है उसको ज़ैद क्रॉप कहते हैं। ठीक है, कौन कौन है? मेज। मेरे पहले बेटा का नाम ज़ैद है, हालांकि ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, ये मतलब एक्चुअली अरबी का ये मीनिंग है, लेकिन इसमें जो होता है क्या कहते हैं क्रॉप के सेंस में उसमें। हाँ जी, यस, हाँ, वेजिटेबल्स वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें आपको मेज भी आता है, ज़ैद क्रॉप मेज भी आता है, ग्राउंडनट होता है, वेजिटेबल्स होता है। हाँ, यस यस यस, मतलब कह सकते हो जो भी, मतलब बीच में जो किसानों को जो मौका मिलता है तो जो जो क्रॉप उस सीजन में लग सकता है उसको लगा लिया करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ज़ैद क्रॉप्स। तो ये 3 सीजन बेसिकली होता है, खरीफ, रबी एंड इन बिटवीन ज़ैद क्रॉप का सीजन होता है। ठीक है, खैर हम लोग तो आगे बढ़ चुके थे। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द किस तरह से हम लोग लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं फिक्स्ड होने के बावजूद। तो HYV सीड्स का यूज़ करें, मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ करें। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। उसमें क्या क्या हो सकता है भाई? केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स। बेटर है मैन्योर्स का यूज़ करना, लेकिन जैसे अब कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई ये लग गया, कीड़ा लग गया, तो उस टाइम पेस्टिसाइड तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि वैसा कुछ जो कहते हैं ना मैन्योर्स का या फिर जैविक टाइप का कुछ वैसी चीज़ें मौजूद नहीं जो कि उसको मार सके। एश्योर्ड एंड कंट्रोल इरिगेशन सप्लाई, इरिगेशन भी हमें प्रॉपर चाहिए, क्योंकि अगर हम देते हैं उसको HYV सीड्स और प्रॉपर इरिगेशन नहीं होता है तो इस केस में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए इरिगेशन भी हमें चाहिए, किसके साथ साथ? HYV सीड्स के साथ साथ प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेज, पेस्टिसाइड्स वगैरह का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगी, दिल्ली में लोग बोलते हैं करना पड़ेगी। ठीक है, खैर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वेरी टॉपिक। इसमें क्या बता रहा है?
कि लैंड फिक्स्ड है फिर भी हम उसे इनहेंस कर सकते हैं। कैसे इनहेंस कर सकते हैं? HYV सीड्स का इस्तेमाल करें, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लगाएंगे। जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लगाएंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज देना पड़ेगा, मतलब पानी जितना उसे उसका रिक्वायरमेंट होगा उतना उसे पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो प्रॉपर ग्रोथ उसका नहीं हो पाएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी, मल्टीपल क्रॉपिंग में आलू का हम लोग हमेशा हमेशा सामने आ रहा था कि आलू को हम इसके साथ मेज के साथ लगा दें, या फिर मक्का सॉरी ग्राउंड इसके साथ क्या कहते हैं शुगर केन के साथ लगा दें, इवन कि टोबैको के साथ भी लगाया जाता है, तो ये हम लगा सकते हैं। फिर हमारे क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर्स का यूज करें। तो इन सब का यूज करके हम लोग लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द थिंग दैट लैंड इज फिक्स्ड। लैंड फिक्स्ड है बट फिर भी हम इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, एनी कंफ्यूजन एनी ऑफ यू? चलिए, तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है। और यहाँ पर जैसे आपको डेटा दिया हुआ, मेरे पास जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है कि पल्सेस और बीट्स का जो प्रोडक्शन है किस तरह से हमारे यहाँ बढ़ा है। और इसमें कुछ और चीज़ें, मिक्स्ड फार्मिंग, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच कल्टिवेशन क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक गो हैंड इन हैंड। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूँ, कोई सो नहीं ना रहा है? फैजान, आर यू गेटिंग माई वॉइस? फैजान, आवाज़ जा रही है? चलो, हाँ, हो सकता है उस टाइम नेट के प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो गया होगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिक्स्ड फार्मिंग भी क्या है, नाम से जैसे लग रहा है कि फार्मिंग के साथ कुछ और मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्स किया गया है, डेफिनेटली किया गया है। और लाइव स्टॉक, ठीक है, कल्टीवेशन के साथ अगर लाइव स्टॉक का भी काम करते हो, मतलब आप खेती तो कर ही रहे हो प्लस मवेशी को भी पाल रहे हो। और जनरली लोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मतलब टोटली आप खेती पे डिपेंडेंट रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको भी मल्टीफेरिस होना पड़ेगा। तो व्हेन यू आर डूइंग कल्टीवेशन अलोंग विद हैविंग लाइव स्टॉक, देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर है? मल्टीपल क्रॉपिंग तो हम लोगों ने देख लिया है, एक से ज्यादा क्रॉप अगर एट ए टाइम हम लोग ग्रो करते हैं। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना, एनी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं ना आप लोगों को? हाँ, तो मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, व्हेन यू आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही वक्त में एक से ज्यादा क्रॉप अगर लगा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सेकंड वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग कह लो। ग्रोइंग more than one crop at the same time on the same field, एक ही खेत में उसी वक्त में एक से ज्यादा क्रॉप लगाते हो। ठीक है, देन है रोटेशन ऑफ क्रॉप। रोटेशन क्या होता है, अर्थ रोटेट करता है, क्रॉप भी रोटेट करता है। ठीक है, क्रॉप रोटेट कैसे करता है कि सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन रोटेशन लाइक wheat, barley, legumes, it helps in replenishing soil nutrients and maintaining fertility। अगर आप क्रॉप का रोटेशन करते हो, मतलब अगर एक ही खेत पर बार बार एक ही फसल अगर लगाओगे तो उसकी फर्टिलिटी घट जाती है। ठीक, आप लोग भी बोर हो जाते हो ना, एक ही सब्जेक्ट अगर अगर डेली मैं पढ़ाऊँ, हो सकता है बोर हो जाओ। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि एक दिन भर में सब 6 घंटे क्लास हुआ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया तो बोर हो जाओगे। उसी तरह आपका फील्ड जो है ना वो भी बोर हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। कब? व्हेन यू आर ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ऑन द सेम लैंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, इसलिए वी नीड टू रोटेट द क्रॉप्स। हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। तो व्हाट इट डज, ग्रोइंग रोटेशन ऑफ क्रॉप, सबसे पहले क्या है, growing different crops in association with each other, growing different crops in association with each other। इससे फायदा क्या होगा भाई, it
रेप्लेनिश मतलब मेंटेन करता है, वापस लाता है क्या चीज को, द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इट replenish soil nutrients and maintaining fertility as well. देखो जी, तो इसमें जैसे मैंने बताया आपको, wait once again I'm explaining the things. तो मिक्स फार्मिंग में जैसे मैंने बताया कि इफ यू आर डूइंग कल्टीवेशन अलोंग हैविंग द लाइव स्टॉक देन मिक्स फार्मिंग कहलाता है. मल्टीपल क्रॉपिंग, इफ यू आर ग्रोइंग more than one crop on the same at the same time on the same field, then it is called multiple cropping. And then the rotation of crop, growing different crops, ठीक है, with each other, in association with each other. क्या होगा उससे फायदा रोटेशन क्रॉप से, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होगा वो मेंटेन रहेगा. फर्टिलिटी क्या होगी, सॉइल न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होगा, मतलब सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जो घट जाता है वो बरकरार, वो वापस फिर आ जाएगा. और जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन होगी. अगर बार बार एक ही क्रॉप लगाने से ये फायदा नहीं मिलेगा, फर्टिलिटी घटती चली जाएगी. सो रोटेशन ऑफ क्रॉप इज ऑल्सो नेसेसरी. देन आपको होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स. जैसे स्ट्रिप ऑफ व्हीट अल्टरनेटिंग फॉडर क्रॉप एंड अगेन व्हीट. जैसे आपने पहले गेहूं लगाया, फिर आपने चारा लगा दिया, मतलब जानवरों को खाने का चीज, फिर आपने क्या किया, व्हीट लगा दिया. इस तरह से क्या होता है, सॉइल एरोजन नहीं होता है और क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन एज वेल. स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब इसमें भी ये कहीं ना कहीं एक से ज्यादा आ रहा है. स्ट्रिप ऑफ व्हीट अल्टरनेटिंग फॉडर क्रॉप एंड अगेन व्हीट. स्ट्रिप ऑफ व्हीट, गेहूं, ठीक है, फिर फॉडर क्रॉप, अल्टरनेटिंग फॉडर क्रॉप मतलब चारा, जानवरों को खाने का. चारा घोटाला बिहार में बहुत फेमस है. फॉडर क्रॉप एंड देन अगेन व्हीट. अगर ऐसा करते हो आप, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हो, तो इसका बेनिफिट क्या है भाई, इट हेल्प्स इन चेकिंग सॉइल एरोजन. सॉइल एरोजन नहीं होगा. इट हेल्प्स इन मतलब मिट्टी बह के नहीं जाएगी. और एक और इसका फायदा है, इट हेल्प्स इन चेकिंग सॉइल एरोजन एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन. तो ये है स्ट्रिप क्रॉपिंग के फायदे. हाँ, लास्ट है वो आपको टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. तो वो आप जानते ही हो कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स से क्या फायदा हुआ है, ठीक है. जो हम लोग बोरिंग होगी तो भाई अब इस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि बारिश होगी तभी सब काम होगा. है तो यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग आपने देखा कि अगर व्हीट के साथ साथ फॉडर क्रॉप भी लगाते हो, जानवरों का चारा, और फिर व्हीट लगाते हो, तो ये कहलाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग. इससे क्या होगा, सॉइल एरोजन चेक होगा, सॉइल एरोजन नहीं होगा और क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. Any confusion any of you? Good. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे के जो टॉपिक सब हम लोग ने डिस्कस किया, किस तरह से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फार्मर्स का कैसे होता है पालमपुर में, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स उन्हें कैसे हेल्प करती है, और जो फार्मर्स की
बीच में किस तरह से लैंड डिवाइडेड किया गया है, किस तरह से उनको लेबर प्रोवाइड कैसे कैसे होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आई थिंक वी नीड 2 more क्लास, 1 से 2 क्लास, एक क्लास और में मैं इसे फिनिश कर दूंगा। कुछ कंफ्यूजन है किसी को, कुछ पूछना है? मैं से पूछना है? यस बिल्कुल पूछिए। चलिए 1 मिनट, एक मिनट होल्ड करना। खैर, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, रोटेशन क्रॉप एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको जरूर याद रखिएगा। दीज आर द टर्म्स विच में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको देखेंगे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। चलिए अब बोलिए, मैथ्स में क्या है? I've got NCERT. Send me the question, dear, because I don't have NCERT right now. कल मैं कोशिश करूंगा लाने का। क्वेश्चन भेज दो मुझे, व्हाट्सएप करो, मैं वहां से देख ले रहा हूँ। क्या चीज, कौन सी बुक? अरे बाबू, मैंने 2-3 बुक रखी हुई है, ठीक है, मुझे जिससे मन करता है उससे पढ़ाता हूँ। जैसे अभी तो मैं सरस्वती पब्लिकेशन से पढ़ा रहा था, अभी 10th वालों को तो मैंने सरस्वती से नहीं एनसीईआरटी से पढ़ा है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माय माइंडसेट। मैंने 3-4 पब्लिकेशन की बुक रखी है, ठीक है। तो उसमें सरस्वती है, आपको ये है, एक कौन सा है, एक विकास ये क्या, वो विशाल पब्लिकेशन, वीके पब्लिकेशन समथिंग है, एनसीईआरटी में मैं रखता हूँ, और भी है। आई हैव गॉट कलेक्शन ऑफ बुक्स। अभी मैं सरस्वती से पढ़ा रहा था। मेरे पास ये भी है, आपको एक अंग्रेजी वाला है, अंग्रेजी पब्लिकेशन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मैकमिलन का भी है, मैकमिलन का फुटप्रिंट्स नाम से है, वो भी है। आप भी रख सकते हो अगर पढ़ते हो तो। बुक अगर पढ़ते हो तो यू कैन हैव मेनी बुक्स, अगर पढ़ते हो तो। ठीक है, चलो बताओ तो, मैसेज किया शिखा? अच्छा वेट, मैं देख रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब, सॉरी, तुमने उस इसमें भी भेजा है क्या? अच्छा सॉरी, नहीं ठीक ठीक। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ each of the following linear equations into variables, x plus 2y is equal to 4। ये ग्राफ बनाना है, ये वाला ना? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करके बनाता हूँ। एक्चुअली ये तो ग्राफ पे बनाना ज़्यादा सही होगा, बट मैं एक आइडिया दे देता हूँ, आप बना लोगे। x plus y is equal to 4, लीनियर इक्वेशन का अच्छा, मतलब बता दे रहा हूँ मैं, अभी बता दे रहा हूँ। कोई एक बता दूँ या सब बताऊँ? आई जस्ट चूज द टफेस्ट वन जो मुझे लग रहा है। 1 बता दे रहा हूँ चूंकि पहला, और 4th बता दे रहा हूँ। 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस वाई, क्या है? हाँ क्या है 4th वन? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ चलो ठीक, हाँ वो तो पहला हो गया ना। और 4th वन जो है, लास्ट वन, वो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। हाँ ठीक,
तो इसी दोनों को मैं बताता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x, चलो ये भी बता देना, क्या दिक्कत है। y इज इक्वल टू 3x, चलो ये भी थोड़ा डिफरेंट था। अब बाकी जो सेकंड है वो तो बस माइनस लग गया और कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो इसमें क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलो कमिंग टू द क्लास, एंड यू कम टू द बोर्ड। पहला देखते हैं, जैसे x plus y is equal to 4, we may write this one, x is equal to 4 minus y, okay। now check y is equal to 0, y is equal to 0 ले लो, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो x is equal to 4 हो जाएगा, y is equal to 1 ले लो, x is equal to 3 हो जाएगा, y is equal to 2 ले लो, x is equal to 2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस वन? ये समझ में आया? हाँ बिल्कुल, जैसा इक्वेशन वो बैठा देना। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें मैंने किया क्या है, x इज इक्वल टू पहले केस में 4 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 0, 4 माइनस 0 4, तो आपको हो गया x4। सेकंड केस में मैंने x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, मैंने फिर यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया, 4 माइनस 1 3 हो गया। थर्ड केस में मैंने 2 लिया है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, वाई की जगह पर 2 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया ये, ठीक है, 4 3 2, ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट लिखने का फंडा ये होता है कि पहले हम लोग x लिखते हैं, ये नीचे का मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मुझे।